हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर जो हमारा फोर्थ चल रहा था, जिसका नाम था परमाणु व अणु, एटम व मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने पीछे काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। परमाणु है उसके बारे में अच्छे से जान लिया है, अणु के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है। और आज का ये जो पार्ट होगा, 8वां पार्ट होगा, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। तो उससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने संयोजकता के बारे में कुछ डिस्कस जो है वो किया था, और अब हम इसमें संयोजकता है वो कैसे निकाली जाती है तो उसके बारे में हम अच्छे से इसको कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखो, हमने जो संयोजकता, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता होती क्या है, संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, तो हमने देखा था कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, उस तत्व की संयोजकता के नाम से इसको जाना जाता है। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता। संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता जो है वो कहलाती है। अब वर्तमान में क्या करते हैं, संयोजकता है उसको ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो अब हम ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी परिभाषा भी देखेंगे, और संयोजकता के बारे में हम आवर्त सारणी के कुछ उदाहरण लेके, जो आपका 10वीं क्लास में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, तो उसको भी हम थोड़े डिस्कस के रूप में साथ साथ कंप्लीट करने का प्रयास जो है वो करने वाले हैं। अब हमें पता है कि जो संयोजकता की हमने परिभाषा है, वैलेंसी की परिभाषा हमने अच्छे से लिख दी। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो आवर्त सारणी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ग बोलते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। तो जो आवर्त है उसकी संख्या कितनी है, 7 है, और जो वर्ग है तो वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। तो ये जब आवर्त सारणी आएगी तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है, हम वर्ग है तो वर्ग के ऊपर बात करते चलते हैं कि जो एक वर्ग होता है उस वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं, जैसे मान लो ये वर्ग है, जैसे ये वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। ये पहला वर्ग है, वर्ग नंबर फर्स्ट। इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, समान होती है। क्यों? क्योंकि इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। अर्थात इन सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो प्लस की 1 होती है। तो एक चीज आपके इसमें ये ध्यान रखनी है। सेकेंड, इसमें आगे जो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो वर्ग है उसमें संयोजकता कितनी होती है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस जो कक्षक है उसमें प्रवेश करता है, तो उसे हम एस ब्लॉक के तत्व जो है सामान्यतः बोल सकते हैं। जैसे वर्ग 1 व 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब जो वर्ग 1 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वर्ग 2 के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, और बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो एक चीज इसमें हमें ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में जैसे पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व है जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कक्षक में जाता है। कौन से तत्व कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो वर्ग संख्या 13 से लेकर 17 तक, वर्ग संख्या 13 से 17 तक के तत्व, और एक 18वां वर्ग भी होता है। तो ये वर्ग 13 से 18
तक के जितने भी तत्व हैं वो किस वर्ग के तत्व कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं 13 से लेकर 17 तक की, उसके बाद में हम 18वें वर्ग उसकी बात करने वाले हैं। अब हमें पता है कि जो पी ब्लॉक के तत्व है उसकी जब संयोजकता ज्ञात करते हैं तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमें पता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को घटाकर 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को घटाकर संयोजकता ज्ञात कर दें। संयोजकता ज्ञात कर दें, या तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या के अनुसार, या 8 में से जितने भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को घटाकर। कैसे? जैसे मान लो हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो इसकी संयोजकता ज्ञात करेंगे तो 8 में से कितने घटा दें? 7। तो कितने आ जाएगी? -1। तो इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी? -1, अर्थात 1। और माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो अन्य परमाणु है उस अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने पे इसकी संयोजकता माइनस आएगी। या 8 में से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसकी संयोजकता जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात आती है वर्ग संख्या 18वें की। अब वर्ग संख्या 18वां जो तत्व होता है उनकी संयोजकता होती है 0। कितनी होती है? 0। और 0 होने के कारण इन्हें शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं, अक्रिय तत्व भी कहते हैं, ठीक है। और ये अक्रिय तत्व हैं, शून्य वर्ग के तत्व, या इन्हें नोबेल गैस है उनके नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूरा कंप्लीटेड भरा हुआ है, और कंप्लीट भरा होने के कारण इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। तो दूसरी बात हमने ये जानी। उसके बाद में हम इसको फिर जैसे हमने S देख लिया, P देख लिया, फिर आता है D व F। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 3 से लेकर 12 तक के, 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो इन्हें कौन से तत्व बोलते हैं? संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। ए ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो लेंथेनॉइड, एक तो लेंथेनॉइड श्रेणी के होते हैं और एक होते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी के। लेंथेनॉइड श्रेणी और एक होती है एक्टिनॉइड श्रेणी के, वो ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम अंतः संक्रमण जो तत्व है वो सामान्यतः कह सकते हैं। अब ये जो तत्व होते हैं डी और एफ, ये एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कितनी? एक से अधिक, समान नहीं, एक से अधिक, कोई कितना भी अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है इसको बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। कौन सी संयोजकता? परिवर्ती संयोजकता है, उसके नाम से इसको अच्छे से पहचाना जा सकता है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि वर्तमान में जो संयोजकता के स्थान पर एक शब्द है उसका यूज किया जाता है, उसका नाम है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या नाम है? ऑक्सीकरण अवस्था। अब यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था है यानी ऑक्सीडेशन स्टेज इसको हम कहते हैं, अब ऑक्सीकरण अवस्था को किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं? तो अगला जो परिभाषा लिखेंगे हम वो लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता भी इसको हम बोल सकते हैं। तो
हमने देखा था विद्युत ऋणता, जो कार्बन का टॉपिक है उसमें हम देखा था विद्युत ऋणता, यानी दो जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था को यदि हम परिभाषित करते हैं तो विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु, यानी कोई भी तत्व है उसका एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो ये आपको इसमें परिभाषा जो है वो ध्यान रखनी है कि विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का जो एक परमाणु है वो दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करता है वो क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता है वो कहलाती है। तो हम संयोजकता को इस या इस प्रकार से जो है वो आसानी से परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाल सकते हैं। संयोजकता निकालने के लिए आवश्यक बिंदु, आवश्यक बातें या बिंदु हम बोल सकते हैं। अब संयोजकता कैसे निकालते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और ज़्यादातर हमें कुछ तत्वों की संयोजकता है वो फिक्स रूप से अच्छे से ध्यान भी रखनी है। जैसे हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि भाई कुछ तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, उनके ऊपर आवेश जो कितना होता है, उसका हमने एक अलग से वीडियो है वो अलग से बनाएंगे। तो उसमें हम अलग से पूरा जो चैप्टर है जिसमें रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं तो उनका हम पूरा कंप्लीट वीडियो अलग होगा। तो उसमें हम उन संयोजकता को अच्छे से याद करके, यानी उनके ऊपर आवेश जो उनको अच्छे से याद करके आसानी से हम कोई भी रासायनिक सूत्र है उसका निर्माण कर सकते हैं। अब उससे पहले हमें संयोजकता निकालना है। अगर वो आ गया तो हम मान लो उसमें याद भी नहीं रहे आवेश, तो हम इस निकालने के तरीके के आधार पे हम तुरंत क्या कर सकते हैं, संयोजकता है उसको लिख सकते हैं। तो ये जो बातें हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहने वाली है। ये जो यहाँ से जो चीज़ें हैं अगर आप वो सब सीख लेते हो तो आपके लिए सूत्र का निर्माण करना एकदम आसान हो जाएगा। कि कैसी भी अभिक्रिया हो तो आप उन तरीकों को अपना के तुरंत सूत्र बना सकते हो। सेकंड, इसमें यदि आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालना शुरू कर गए, आपको आती है, तो आप सूत्र है वो आसानी से बना सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर आप आराम से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको बना के संयोजकता उसका आसानी से क्या कर सकते हो, निर्धारण जो है वो कर सकते हो। तो आवश्यक बातें के लिए आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे हमें पता है एक तो जैसे कुछ तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, प्लस की 1 होती है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की माइनस की 1 होती है। तो ऐसे कुछ तत्व हैं, ठीक है, उनकी फिक्स, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ये 4-5 ऐसे तत्व हैं, 3-4, उनकी आपको संयोजकता है वो दिमाग में रखनी है।
और सामान्यतः जो यौगिक आते हैं उनमें ये है, उनका मेल आसानी से हो जाता है। जैसे जल आ गया तो जल में H का आ गया, O का आ गया, हाइड्रोक्लोरिक आ गया तो उसमें आ गया, फिर SO4 H2SO4 आ गया, इसमें H आ गया, इसके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है। यदि इनकी संयोजकता पता है तो उसके साथ जो भी परमाणु जुड़ा उसकी संयोजकता आसानी से निर्धारित कर सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं। तो आवश्यक बातें के लिए हमें कम से कम 2 या 3 बातें उसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें देखो यौगिक के ये जो बाईं तरफ का हिस्सा है, यौगिक के बाईं तरफ, तो बाईं तरफ देखो क्या करना है, बाईं तरफ के परमाणु की संयोजकता, परमाणु की संयोजकता धनात्मक मानी जाती है। कितनी मानते हैं? धनात्मक है वो मानी जाती है। कौन से? बाईं तरफ है उस तत्व की। और सेकंड इसमें दाईं तरफ के परमाणु की संयोजकता क्या मानते हैं? ऋणात्मक। सेकंड बात ये। और थर्ड इसमें जो आपको प्रमुख रूप से बात याद रखनी है कि जो यौगिक होता है, यौगिक वैद्युत उदासीन होता है, अर्थात उसके ऊपर जो प्लस और धनावेश है वो संतुलित होता है, अर्थात यौगिक वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अर्थात यौगिक में वर्तमान परमाणु पर आवेश का योग शून्य होता है। अर्थात यौगिक में वर्तमान परमाणु पर आवेश का योग शून्य। तो ये 3 चीजें अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से संयोजकता है या ऑक्सीकरण अवस्था है उसका निर्धारण है वो कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने वाले हैं कि किस प्रकार जो संयोजकता है वो निकाली जाती है। तो एक तो ये बाईं वाली, ये ध्यान रखना, शॉर्ट में इसको लिख लें, बाईं धनात्मक और दाईं ऋणात्मक। और थर्ड इसमें ध्यान रखना है कुल आवेश का योग, कुल आवेश शून्य। अगर ये 3 चीजें आप ध्यान में रखते हो और जो मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो क्लोरीन है उसकी आपको संयोजकता बताई वो अगर ध्यान में है तो हम ऑक्सीकरण अवस्था है उसका आसानी से निर्धारण कर सकते हैं या आसानी से हम जो है वो बना सकते हैं। कैसे? देखना, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूं जल का, H2O, H2O में अब बताओ इसमें हाइड्रोजन की निकालें या ऑक्सीजन की, कोई सी भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता, ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता, ये हमें मान लो निकालनी है। इसकी ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता वो ज्ञात करनी है, किसमें? हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन जो है H2O, तो सबसे पहले बताया जल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। या इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिखने का जो तरीका है वो हम लिख सकते हैं, जल का रासायनिक सूत्र। पहला काम हमें ये करना है, क्या होता है? H2O। H2O का मतलब अब हमें पता है हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? +1। ऑक्सीजन की संयोजकता बताओ, निकालनी है।
तो इसको हमने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। तो ये दो ही तो हमारे पास परमाणु है, इसके अलावा तो परमाणु है नहीं। और हम जानते हैं कि एक यौगिक पर कुल आवेश शून्य होता है, तो ये हमने तीसरी बात देखी थी। हम जानते हैं कि एक यौगिक पर कुल आवेश शून्य होता है, ठीक है। तो ये हमने तीसरा जो पॉइंट है वो देखा था कि यौगिक पर कुल आवेश जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात H2 के ऊपर क्या होगा, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, यौगिक हमारा क्या है H2, ये किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। अब हम इसकी संयोजकता का निर्धारण करें, तो संयोजकता का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे H2O है, इसके हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन की। अब हमें पता है H की क्या होती है, प्लस की 1, यही तो है। इसके कितने परमाणु इंटू 2 हो गए, H की प्लस 1 इंटू 2, तो इसके परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए। प्लस अक्स, योग टोटल कितना होता है, 0। इसको आगे हल करेंगे तो देखना इसमें 2 एकम 2, तो प्लस के 2 हो गए, प्लस अक्स, ठीक है, बराबर 0। अब हमें मान किसका निकालना है, अक्स का, अक्स, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, अतः ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता -2 होगी। कितनी होगी, -2 होगी। तो इस प्रकार हम संयोजकता है उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। अब हम जैसे HCl की संयोजकता देखेंगे। सेकेंड हम लिखते हैं HCl की संयोजकता या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी संयोजकता वो कैसे निकालते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संयोजकता, एक उदाहरण इसके बाद में और देख के इसको कंप्लीट करते हैं, और जो बाकी है वो आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो घर पे यदि करोगे तो आप बना सकते हो। अब हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। कितना होता है, HCl। तो हमें किसकी निकालनी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की संयोजकता निकालनी है। किसकी निकालनी है, क्लोरीन की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, बताओ देखे कितनी होती है, प्लस की 1। क्लोरीन की संयोजकता हमें निकालनी है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, X, ठीक है। और हमें पता है एक लाइन हमने देखी थी कि यौगिक पर आवेश का कुल मान क्या होता है, 0। यौगिक पर कुल आवेश क्या होता है, 0। और यहाँ पे यौगिक क्या है, HCl पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0। अब भाई इसकी संयोजकता निकालो, तो HCl बराबर हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, प्लस 1, यही तो है। इसका कितना परमाणु, 1 है, तो उसको 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहना है। उसके बाद में प्लस अक्स बराबर 0, अक्स का मान निकालेंगे तो अक्स बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्लोरीन की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ देखिए, अक्स बराबर -1, तो कितनी हो जाएगी, -1।
जो है उसकी संयोजकता हो जाती है या हो जाएगी। तो ये हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं। फिर जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हम देखते हैं सोडियम सल्फेट में सल्फेट की जो संयोजकता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। अगला थर्ड इसका जो उदाहरण होगा वो देखेंगे सोडियम सल्फेट में सल्फेट की संयोजकता। सोडियम सल्फेट में सल्फेट SO4 की संयोजकता। अब हमें पता है सोडियम सल्फेट का जो सूत्र वो क्या होता है, सोडियम सल्फेट तो सूत्र होता है Na2SO4। क्या होगा, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है। अब हमें देखो ये सोडियम है तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। तो वो हमें कुछ संयोजकता है वो आप सारणी को पढ़ोगे तो आराम से सारणी है वो आपको याद हो जाएगी। और मुख्य मुख्य तत्व उनकी संयोजकता आप लिख सकते हो या उसको याद कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सोडियम की संयोजकता। कितनी होती है, प्लस की 1। कितनी होगी, प्लस की 1। फिर हम अगला लिखेंगे सल्फेट की संयोजकता। इसको x मान लो, m मान लो, n मान लो, जो आपकी मर्जी। तो चलो हम इसको मान लेते हैं m। तो हमने सल्फेट है उसकी संयोजकता क्या मान ली, m है वो इसकी संयोजकता मान ली। तो एक लाइन हमने देखी थी, यौगिक पर कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। तो हमारे पास यौगिक कौन सा है, Na2SO4। कौन सा होगा, Na2SO4। और इसके ऊपर जो कुल आवेश है वो क्या होगा, 0 होगा। तो कुल आवेश क्या हो गया, 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Na2SO4। सोडियम की संयोजकता कितनी है, प्लस की 1। तो प्लस की 1 कितने परमाणु है, 2 × 2। प्लस जो सल्फेट है तो सल्फेट की संयोजकता हमने कितनी मानी, m। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2 प्लस m बराबर 0। m का यदि हम मान निकालते हैं, ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2। अतः सल्फेट की संयोजकता कितनी होगी, -2 होगी। तो इस प्रकार ये जो तरीके हैं उनको अपनाते हुए हम संयोजकता या जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। अब आपको जैसे मान लो मैं 1-2 उदाहरण बताता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करना। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपके लिए एक वर्क देता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड। उसका सूत्र भी लिख देता हूँ, KCl। ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड में हमें क्लोरीन की संयोजकता निकालनी है। क्लोरीन की संयोजकता। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में कार्बन की संयोजकता। तो ये यदि आप घर पे इसको निकालने का प्रयास करोगे तो हम जो संयोजकता है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उनको निकालने का यदि तरीका पता है तो हम कोई भी जैसे आपको आयन दिया जाए या परमाणु दिया जाए तो उस परमाणु की संयोजकता को आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार जो आज का हमारा वीडियो रहा, तो उस वीडियो में हमने जो संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था है उसको हमने अच्छे से जाना और किस प्रकार जो ऑक्सीकरण अवस्था है या जो संयोजकता है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं।
फिर जैसे मैं उसमें एक तो छोटी छोटी बातें हैं, वो एक दो चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे मान लो कुछ आयन है, जैसे पोटेशियम आयन, उसकी संयोजकता क्या होती है +1। सोडियम आयन, उसकी संयोजकता भी +1 होती है। फिर जैसे कैल्शियम है तो उसकी संयोजकता +2 होती है। Mg है, उसकी संयोजकता +2 होती है। तो ये आयन है, तो उनकी संयोजकता को यदि आप याद रखे आराम से क्या कर सकते हो, परमाणु जो है उनकी संयोजकता का निर्धारण जो है वो आसानी से किया जा सकता है, आप कर सकते हो।